Welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear lovely friends to Let's Anukumar, welcome you all my lovely friends to all our very new YouTube Education Academy Tuti Lad. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। थोड़े दिनों बाद मैं वापस आया हूँ। हालांकि आपके जो लेक्चर्स हैं वो तो कंटिन्यू ही है, लेकिन मैं थोड़े दिनों बाद लेक्चर शूट कर रहा हूँ। वो मेरा प्री पोस्ट मतलब प्री लेक्चर शूट था जिसको मैं लगातार पोस्ट कर रहा था, लेकिन आज कुछ दिनों के बाद फिर मैं लाइव आया हूँ। बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारे परेशानियों को तोड़ने के बाद देखिए ब्रेक आएंगे। ब्रेक आने के बाद ज़रूरत है दोबारा से बाउंस बैक करने की। बार बार डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, आप इधर उधर किसी दिक्कतों में पड़ते रहेंगे, लेकिन ज़रूरत है जल्दी से जल्दी उन दिक्कतों को हटाने के लिए। आज एक बहुत ही अच्छी बात मैंने जानी है कि बी इम्पेशेंट विथ व्हाट यू हैव टू डू, यानी आपको जो करना है उस चीज़ में तेज़ी लाइए, नॉट एंड बी पेशेंट फॉर वॉट यू वांट। और आपको जो चाहिए उसके लिए पेशेंस रहिए, वो एक दिन मिल जाएगा। बस आपको जो करना है, आज जो करना है उसको जितना जल्दी कर सकते हैं वो करिए। तो इसी ज्ञान के बातों के साथ चालू करते हैं फिजिक्स के ज्ञान बिना इधर उधर के बातों के। आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिस्टेंस। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कॉमेडी नहीं कराते हुए कोशिश करूँगा कॉमेडी लगाने के बीच में आप लोगों से फैमिलियर होने की। फैमिलियर होना, कैमरे के साथ फैमिलियर होना, कैमरे के उस साइड उस बगल बैठे आप लोगों से फैमिलियर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था, जिस ओम्स लॉ था वो आया था V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, जिसमें R जो अपना था उस टर्म को हम लोगों ने एक कांस्टेंट रेसिस्टेंस कहा था। कांस्टेंट क्या कहता है? रेसिस्टेंस। जो हमने बताया था R इज इक्वल टू V बाई आई का जो टर्म है, किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो उसके पोटेंशियल डिफरेंस, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और उनके बीच में एक करंट उससे होकर के एक करंट पास कर रहा है, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक कांस्टेंट नंबर आता है जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ये न्यूमेरिकली है, न्यूमेरिकली अपना जो रेसिस्टेंस होता है वो V बाई आई के बराबर होता है। न्यूमेरिकली जो रेसिस्टेंस है वो V बाई आर के बराबर होता है। लेकिन देखिए एक्चुअली जो रेसिस्टेंस होता है वो एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। क्या है? एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर due to which it opposes the flow of current through it। आज मेरा मार्कर थोड़ा नया टाइप का मार्कर है, दिखने में बहुत सारे ठीक है, नया कुछ है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है वो अपने से करंट जो पास होता है उसको फ्लो नहीं करने देता है। देखिए आपको पता है कोई भी कंडक्टर है उससे हो करके करंट पास करता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को अपने से पास करने नहीं देता है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पता है कोई भी सिस्टमैटिक चीज़ करनी, जैसे हमारा रोज़ का पढ़ाई करना एक सिस्टमैटिक चीज़ है, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो हैबिट्स है वो बार बार क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाता है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन लाता है, जिससे हमारा वो फ्लो टूट जाता है। वैसे ही क्या होता है, रेसिस्टेंस जो है वो एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। कंडक्टर का काम होता है करंट को पास कराना अपने थ्रू, लेकिन उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी इनर हैबिट होती है जिसके द्वारा वो क्या करता है, उस करंट को पास होने से अपोज करता है, नहीं पास होने देता है। और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस जो है वो न्यूमेरिकली क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाई आर होता है। R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। रेसिस्टेंस न्यूमेरिकली
न्यूमेरिकली इसका उसका अगर पूछे एग्जाम में व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो आप लिखेंगे रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ये कंडक्टर रेसिस्टेंस का आप डिफिनेशन लिखेंगे बाई न्यूमेरिकली आर जो होता है रेसिस्टेंस होता है वो V बाई आई के रेशियो के बराबर होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा जो टर्म आता है वो होता है SI यूनिट ऑफ, क्या अब हमको पढ़ना होता है SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो देखिएगा रेसिस्टेंस किस चीज़ के बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, वो होता है वोल्ट, और जो अपना करंट है उसका होता है एम्पियर, उसका होता है क्या एम्पियर। यानी जो रेसिस्टेंस है वो वोल्ट पर एम्पियर होता है, क्या होता है वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसको एक ओम नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसके नाम पर इसको SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस है वो ओम रख दिया गया, OHM ओम रख दिया गया, जिसको हम किस चीज़ से डिनोट, जिसका एक सिंबल है ओम से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल ऐसे है, ऐसे कुछ ओम। रेसिस्टेंस जो है उसको कैसे ऐसे ओम में डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है। ओम ने इसको डिस्कवर किया था, इसको क्या किया था, बताया था कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो उनके नाम पर जो रेसिस्टेंस है वो इस तरह ओम के सिंबल में उसका SI यूनिट ओम होता है और उसको इस तरीके से दिखाते हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके आगे अब बढ़े तो अब हमको डिफाइन करना होता है। आपको SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस समझ में आ गई होगी कि वो वोल्ट पर एम्पियर। देखिए कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि वोल्ट पर एम्पियर और वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, या फिर ओम इज इक्विवेलेंट टू, ओम किस चीज़ के बराबर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट एम्पियर टू द पावर -1 के बराबर होता है। उसके बाद देखिएगा अब हम डिफाइन करेंगे किस चीज़ को, अब हम डिफाइन करेंगे ओम 1 ओम को। किस चीज़ को डिफाइन करेंगे, 1 ओम को। तब तक के लिए आई होप कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ज़रूरत है इसी चीज़ की लगातार मेहनत करने की, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही है जो हम लोगों को आगे तक पहुंचाने वाला है। तो चलिए उसके बाद अब हम चालू करते हैं अपना, क्या डिफाइन करना है हमको, 1 एम्पियर। अब हमको डिफाइन करना है 1 ओम, एम्पियर नहीं 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस, 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस। तो देखिएगा 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, द रेसिस्टेंस of a wire is said to be 1 ampere, is said to be 1 ohm, sorry the resistance of a wire is said to be 1 ohm। रेसिस्टेंस किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का 1 ओम तब कहा जाएगा इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is applied across its end and 1 ampere of current passes through it। देखिएगा समझिएगा बातों को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, 1 ओम इज इक्वल टू, आपको पता है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई होता है। तो रेसिस्टेंस का SI यूनिट ओम, 1 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो देखिएगा अगर किसी वायर के थ्रू 1 एम्पियर ऑफ करंट का, अगर किसी वायर के थ्रू 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और उसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट अगर पास हो, तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है, उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके रेसिस्टेंस को हम कहते हैं 1 ओम का रेसिस्टेंस। 1 ओम का रेसिस्टेंस क्या होगा, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए और उसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट पास हो, तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं,
हैं 1 ओम का रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 ओम का रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये हो गया रेसिस्टेंस की पूरी बातें कि ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जिसके थ्रू वो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपने से होने में रेसिस्ट करता है, अपने से वो करंट को फ्लो नहीं होने देता है। उसके बाद हमने जाना कि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, जो वोल्ट पर एम्पियर के इक्विवेलेंट होता है, के बराबर होता है। किस चीज़ के बराबर होता है? वोल्ट पर एम्पियर के वो बराबर होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस किस चीज़ के बराबर होता है कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और उससे 1 एम्पियर ऑफ करंट पास करे तो हम उसको क्या कहते हैं, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस हम क्या कहते हैं, 1 ओम रेसिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद देखिए अब हमको देखना है अब हमको देखना है, अब हमारा जो हेडिंग होने वाला है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ वायर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ वायर। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ वायर। देखिए किस किस फैक्टर पे जो अपना रेसिस्टेंस है वायर का वो डिपेंड करता है। उसके 4 फैक्टर्स होते हैं। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, तीसरा है टेम्परेचर और चौथा है मटेरियल ऑफ विच कंडक्टर इज मेड। क्या क्या है? सबसे पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि अपना कंडक्टर कितना बड़ा है, उस चीज़ पर हमारा डिपेंड करता है फैक्टर्स। किस किस फैक्टर पे, क्या क्या फैक्टर हैं जिस पे किसी वायर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला है लेंथ ऑफ द वायर। क्या वायर कहिए, कंडक्टर कहिए, पहला है क्या, लेंथ ऑफ, पहला है लेंथ ऑफ वायर। क्या है? पहला है लेंथ ऑफ वायर। दूसरा अपना है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तीसरा है मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल यूज्ड इन वायर। तीसरा क्या है? मटेरियल यूज्ड इन वायर। चौथा क्या है? चौथा है टेम्परेचर। चौथा क्या है? चौथा है टेम्परेचर। तो इन 4 पॉइंट्स पर अपना क्या करता है, रेसिस्टेंस, किसी भी रेसिस्टेंस वायर का किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अपना जो वायर है वो कितना लंबा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसका जो मटेरियल है वो किस चीज़ का बना हुआ है। वायर जो है वो किस कॉपर का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना है, सिल्वर का बना है, गोल्ड का बना है, टंगस्टन का बना है, किस चीज़ का, नाइक्रोम एलॉय का बना है, किस चीज़ का बना है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। और फिर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है कम है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो देखिए अब मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कि ये सब चीज़ कैसे इफ़ेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस ऑफ वायर को। तो सबसे पहले देखिए जो लेंथ ऑफ वायर है, जो रेसिस्टेंस ऑफ वायर है, रेसिस्टेंस ऑफ वायर वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। जिस अमाउंट से अपना लेंथ इंक्रीज होगा, यानी कि अगर लेंथ डबल हो गया तो अपना रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, अपना लेंथ हाफ हो गया तो अपना रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ऐसे अगर रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। यानी रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो अपना रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। यानी अगर हम लेंथ को डबल कर दिए, मैंने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया। पहले 2 मीटर का वायर था, अब मैंने उसकी लंबाई बढ़ाकर 4 मीटर कर दी, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हो गया अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट।
कि अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। उसके बाद देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब समझिएगा, आप लोगों ने देखा होगा जो वायर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, पतला ही होता है लेकिन उसकी कुछ एक गोल में मोटाई होती है। अगर आप लोगों ने मोटे वायर को देखा होगा तो उसमें आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगा, लेकिन जो पतली वायर भी होती है वो कुछ ऐसी ही एक सिलेंडर टाइप की होती है। तो बीच में क्या छोटे छोटे तार आए होते हैं, छोटे छोटे कॉपर के तार आए रहते हैं और उसका एक बंडल होता है। तो उसका जो ये साइड होता है, ये साइड होता है, उसका जो एरिया होता है, उसके मुंह का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं कि उसकी मोटाई कितनी है। तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी रेसिस्टेंस वायर का डिपेंड करता है। और वो कैसे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से। किस चीज़ से? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से। जो रेसिस्टेंस ऑफ वायर होता है वो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है माय डियर फ्रेंड्स? कि अगर हम एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा देंगे तब अपना रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो अपना रेसिस्टेंस घट जाएगा। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया के जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम एरिया को डबल कर दे रहे हैं, देखिएगा अगर हम एरिया को डबल कर दे रहे हैं तो अपना पहले मानिए ए एरिया था, डबल कर दिया तो अब ये 2A एरिया हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपना जो रेसिस्टेंस होगा वो डबल हो जाएगा, रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। देखिएगा एरिया को अगर डबल करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेसिस्टेंस अपना 1/2 हो जाएगा। लेकिन एरिया को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा। लेकिन अब देखिए एरिया को अगर हाफ कर देते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये जो चेंज होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो अपना जो रेसिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? कि जिस अमाउंट से एरिया क्या होगा? इंक्रीज करेगा, उसी अमाउंट से, उसके इन्वर्सली अमाउंट से अपना रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप एरिया को डबल कर देंगे तो रेसिस्टेंस अपना हाफ हो जाएगा, अगर आप एरिया को हाफ कर देंगे तो अपना रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। यही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, कि जिस अमाउंट से आप एरिया को घटाएंगे उसी अमाउंट से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो अपना रेसिस्टेंस घट जाएगा। ये अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मान लीजिए अपने पास एक मोटा तार है और अपने पास एक पतला तार है। मोटा तार है तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, पतला तार है तो उसका एरिया कम होगा। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन जिसका एरिया ही कम होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद देखिए मटेरियल यूज्ड इन वायर, इस चीज़ पर बहुत ही डिपेंड करता है। इसमें ज़्यादा बातें नहीं, इसमें थ्योरेटिकल बातें ही है कि इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि अपना जो वायर है वो किस चीज़ का बना है, वो कॉपर का बना है, एल्युमिनियम का बना है, किस मटेरियल का बना है। अगर वो कॉपर का बना होगा और एक दूसरा वायर एल्युमिनियम का बना होगा तो कॉपर का जो वायर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और जबकि अगर कॉपर का वायर और सिल्वर का वायर है तो सिल्वर के वायर में और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। यानी जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी अगर एल्युमिनियम और कॉपर में देखें तो एल्युमिनियम का जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें करंट कम आएगा। करंट कम क्यों आएगा? कि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा अपोज करेगा। सिल्वर में, कॉपर में देखें तो कॉपर का रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, उसमें कंपैरेटिवली दोनों की अपेक्षा में करंट कम जाएगा। या फिर आप ये कह सकते
करते हैं, एक कॉपर का है, एक नाइक्रोम एलॉय का है। तो जो नाइक्रोम का है उसमें बहुत कम करंट जाता है, उसका ज़्यादा करंट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाइक्रोम का रेसिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा और कॉपर का रेसिस्टेंस कम होगा, उसमें करंट अच्छे से फ्लो हो पाएगा। वही है कि मटेरियल यूज्ड इन वायर, मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ है, किस नेचर ऑफ मटेरियल यूज किया गया है वायर को बनाने में। उसके बाद ठीक है टेम्परेचर। टेम्परेचर में जनरली क्या होता है, फॉर प्योर मेटल्स, देखिएगा जो प्योर मेटल्स होते हैं उनके टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेसिस्टेंस भी बढ़ता है और टेम्परेचर को घटाने पर रेसिस्टेंस भी घटता है। इसमें आप डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कर सकते हैं कि आप जिस अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी अमाउंट से आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, टेम्परेचर प्योर मेटल होगा तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाइएगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। उसके बाद लेकिन अगर एलॉय है, अगर आपके पास एलॉय है तो वो टेम्परेचर से उसका रेसिस्टेंस बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं होता है। जो एलॉयज होते हैं उनके जो रेसिस्टेंस होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं किसी से, टेम्परेचर से। तो ये था अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर का पूरा कॉन्सेप्ट कि लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ इंक्रीज होगा जिस अमाउंट से, रेसिस्टेंस भी उसी अमाउंट से इंक्रीज होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पर डिपेंड करता है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस अमाउंट से एरिया इंक्रीज करेगा उसके अपोजिट से क्या होगा, अपना रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। एरिया डबल हो जाएगा, रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा, रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। एरिया अगर 1/3 हो जाएगा, एरिया 1/3 हो जाएगा तो रेसिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर एरिया 3 टाइम्स हो जाएगा तो रेसिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद मटेरियल यूज किस मटेरियल का बना हुआ है और टेम्परेचर से भी रिलेटेड मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया। तो ये था रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको रेसिस्टेंस से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर का पूरा ज्ञान ले लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में रेसिस्टिविटी पढ़ने के लिए रेसिस्टिविटी चैप्टर का रीडिंग देकर के आइए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।